हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मेरी कहानी सूफियाना इश्क कैसी लगी? पसंद आई ना? हम लोगों को बहुत पसंद आई, इसके लिए थैंक्स। हमेशा मैं आभारी रहूंगी आप लोगों को कि मेरी कहानी आप लोग इतना पसंद करते हैं। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल का बेल आइकन भी दबा दीजिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे चैनल पर जो कुछ भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने सूफियाना इश्क में सुना कि किस तरह जो है माधवी के घर एक लड़का आता है रहने और माधवी उन्हें पसंद नहीं करती हैं, और लेकिन फिर भी जो है उनका आना जो है उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है, पर दादी और पापा के प्रेशर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती हैं। पर वो उस लड़के से थोड़ा सा चिढ़ी रहती हैं और जब भी कोई बात होती तो उन्हें ये लगता है कि मैं कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे सब कुछ आता है, और ये देहात का पढ़ा हुआ लड़का है, प्राइमरी स्कूल का, ये मुझे बातें बताता है, मुझे पढ़ाता है, मुझे सिखाता है कि हिंदी कैसे पढ़ी जाती है। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को लेकर आलोक और मनोज और माधवी में अक्सर नोकझोंक होते रहते थे। वो मनोज अक्सर चुप हो जाते थे, माधवी अपने बात के आगे उनकी कोई बात सुनती ही नहीं थी, तो जिसकी वजह से मनोज अक्सर चुप हो जाते थे। वो लिहाज करते थे गांव का और माधवी के पापा का। मनोज जी अक्सर शिखा को पढ़ाकर इसके बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे। उन्होंने कई जगह पे फॉर्म भी डाले हुए थे और वो ट्यूशन भी दे रहे थे, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे थे। और जब उन्हें टाइम मिलता तो छोटी मोटी कविताएं भी लिखते थे और हिंदी पर उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। तो अक्सर जब माधवी किसी भी कविता या किसी भी गद्य को लेकर कुछ गलत, किसी छंद को लेकर कुछ गलत बोलती तो मनोज जी उन्हें टोक देते कि आप ये गलत पढ़ रहे हो, इस तरह नहीं, इसको ऐसे पढ़ना है। तो माधवी को ये बुरा लगता कि मुझसे ज़्यादा इन्हें कैसे पता है। इस तरह इनकी लाइफ एक रूटीन पर चल रही थी, छोटी छोटी नोक झोंक। अपना कुछ खेल खेलने का प्लान बना रही थी और ये दोनों बच्चे जो पढ़ाई के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते थे, कुछ नियति कुछ अपना रंग दिखाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन माधवी लॉन में बैठी हुई किसी छंद की व्याख्या कर रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको करे। वो कर रही थी, उसके पास पेन पड़ा हुआ था और वो पेन लेकर बैठी हुई थी, पर उस टाइम पे वो अपना रफ लाना भूल गई थी। तो उसने जहाँ पर वो बैठी थी उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो वहाँ पर एक कागज़ पड़ा हुआ था। माधवी ने वो कागज़ उठाया और उस पर छंद के पूरे जो भी उसकी परिभाषा थी उसे लिखने की कोशिश की, पर उन्होंने पलट के नहीं देखा कि पीछे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने उसे लिखा और इसके बाद मोड़कर वो उसे अपने बैग में रख ली और वापस फिर जो है अपने काम में लग गई। और इधर मनोज भी अपनी पढ़ाई करते, शाम को जो थोड़ा बहुत वक्त बचता, जब माधवी के पिताजी वापस ऑफिस से आ जाते थे तो बैठकर वो लोग थोड़ी देर गांव के बारे में चर्चा करते। मनोज अपनी पढ़ाई के बारे में बताते। वो उन्हें भाई की तरह मानते थे माधवी के पापा को, तो उनका उसी तरह आदर भी करते थे। दादी को भी अच्छा लग रहा था कि गांव का बच्चा है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से वो भी चाहती थी कि मनोज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और जब भी घर का कोई काम होता या कुछ ऐसा होता तो वो कहती कि हाँ तुम पढ़ाई करो, तुम किसी चीज़ पर ध्यान मत दो, तुम अपनी पढ़ाई करो और तुम्हें नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे घर की स्थिति नहीं अच्छी है, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो।
सबकी लाइफ अच्छे से चल रही थी। माधवी की लाइफ भी अच्छे से चल रही थी। वो अक्सर मनोज को देख के गुस्सा होती थी, या मनोज जब भी उसे कहीं पे करेक्ट करते तो उसे बुरा लगता कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे फालतू में करेक्ट कर रहे हैं। एक दिन माधवी स्कूल में अपना टिफिन करके बैठी हुई थी कि उसकी सहेलियों ने पूछा कि तुमने जो वो छंद दिया गया था उसका कैसे उसको कैसे दिखाया है, क्या कुछ लिखा है उसके बारे में। तो माधवी ने कहा हाँ, मैंने कागज में लिखा हुआ है। और वो जैसे ही अपने बैग से कागज निकाल के पढ़ती है, सबको बताती है, समझाती है, तभी जो है पीछे कुछ लिखा रहता है। तो उसकी सहेली कहती है पीछे तुमने क्या लिखा है। माधवी पलट के देखती है तो उसमें एक अच्छी सी कविता लिखी रहती है मौसम के ऊपर। वो कविता उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो सोचती पता नहीं ये कागज में पड़ा हुआ था, शायद किसी ने लिखा हो या कहीं से देख के लिखा हो। वो कविता को पढ़ती हैं और उन्हें अच्छा लगता है। और जब वो घर आती है तो अपनी मम्मी को दिखाते, मम्मी आज ये कविता किसने लिखी, बहुत अच्छी लिखी हुई है। तो इस पर उनकी मम्मी कहती हैं कि मनोज कविता लिखते हैं, शायद उन्हीं का हो, पूछ लो। तो कहती है अरे वो इतनी अच्छी कविता थोड़ी ना लिखते होंगे, और किसी पापा कहीं से हो सकता, कोई सामान कहीं से आया हो तो उसमें ये पन्ना आ गया हो जिसकी वजह से ये इतना अच्छा थोड़ी ना लिखते होंगे। और इस तरह छोटी मोटी तकरार में उनकी ज़िंदगी चल रही थी। इसी बीच मनोज जी की जॉब लग गई और उन्हें एक सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब मिली, जिसकी वजह से उनकी दादी, उनके घर के सारे लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इनकी पारिवारिक स्थिति नहीं अच्छी है और इन्हें जॉब करना बहुत ज़रूरी है। मनोज जी बढ़िया आराम से आते, शिखा को पढ़ाते। उन्होंने अब एक अलग जगह पे अपना रूम ले लिया था, लेकिन वो रेगुलर ही शिखा को पढ़ाने आ रहे थे, क्योंकि उनके मन में था कि आज दादी जी की वजह से ही, चाची जी की वजह से ही मेरी जॉब लगी है। इस वजह से वो आते थे शिखा को पढ़ाने। और धीरे धीरे यहाँ माधवी के मन में उनके लिए एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा था। मनोज जी शिखा को पढ़ाते और अक्सर उसकी रफ में कोई ना कोई कविता या कोई ना कोई शायरी कुछ ऐसा लिख देते थे, या कोई किसी भी सब्जेक्ट पर वो कोई ना कोई कविता लिख देते थे। तो माधवी अक्सर जब रफ या सब कुछ देखती तो जब भी वो कविता देखती तो वो उठाकर उसे अपने डायरी में रख लेती थी, और अक्सर किसी ना किसी बहाने से उनसे हिंदी में कुछ ना कुछ ऐसा पूछने के लिए, जब वो ट्यूशन पढ़ा होते तो घंटों उनकी बातें होती किसी सब्जेक्ट को लेकर, जयशंकर प्रसाद या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उनकी बातें होती, बहुत ढेर सारी बातें होती थी। हिंदी के बारे में, छंद गद्य, सब चीज़ों के बारे में काफ़ी बातें होती। माधवी के अंदर एक लालसा होती कि वो जब भी मनोज जी आते तो वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो उनके साथ व्यतीत करे। इस वजह से किसी न किसी बहाने से रोककर अक्सर शेक्सपियर की बातें, जयशंकर प्रसाद की बातें, कालिदास की बातें हुआ करती, कालिदास जी की बातें, सबकी बातें हुआ करती थी। लेकिन जब कभी कभी वो प्रेम रस की कोई बातें करने लगती तो मनोज जी को थोड़ा सा अजीब लगता, क्योंकि वो रिश्ते में उनकी भतीजी लगती थी और वो कोई ना कोई बात कहकर वहाँ पर वो बातें ख़त्म कर देते थे, क्योंकि दोनों के बीच में एक बंधन था रिश्तों का। माधवी जी अक्सर चिढ़ जाती कि अक्सर जब मनोज जी उन्हें बिटिया या बेटी कहकर बोलते तो वो चिढ़ सी जाती, कहती कि क्या आप मुझसे कितने साल बड़े हैं, मुश्किल से 2-3 साल बड़े हैं, और क्या आप गांव का भी लेकर चल रहे हैं, बिटिया आप मेरे नाम से मुझे बुलाइए। तो इस पर मनोज जी कहते हैं कि आप हमारे गांव की बेटी हैं, हमारे गांव में आपके पापा हमारे भाई साहब लगते हैं और उस रिश्ते से आप मेरी भतीजी हैं, और मैं जो है तुम्हें कैसे जो है तुम्हारे नाम से बुलाऊं, तुम हमारी बिटिया लगती हो। तो इस वजह से अक्सर वो बेटी बोल देते थे।
जिसकी वजह से माधवी जी को काफ़ी अजीब सा फील होता, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं एक कोने में मनोज जी के लिए कुछ उनके लिए कुछ वो फील करने लगी थी। वक्त ऐसे ही कट रहा था और मनोज जी और इनकी अक्सर माधवी जी की अक्सर बातें चलती, पर माधवी जी अपने आगे इनको अक्सर चुप करा देती कि अगर किसी बात पे बहस छिड़ जाती तो अक्सर चुप करा देती कि आपको नहीं पता है, मुझे ये सी चीज़ें मैंने पढ़ी है, मुझे ज़्यादा पता है। तो इस बात पर अक्सर दोनों की तकरार होती थी। और यहाँ पर मनोज जी को जब जॉब मिल गई तो इन्होंने अपना रूम, ऑफिस की तरफ से इन्हें रूम मिला और वो वहाँ पर जाकर शिफ्ट हो गए। और कुछ दिनों के बाद वो अक्सर आते जाते थे, लेकिन अब इधर जो है माधवी की सिस्टर भी हाई स्कूल पास कर चुकी थी, वो इंटर में पहुँच चुकी थी और जिसकी वजह से अब मनोज जी का माधवी जी के घर आना जाना कम हो गया था। माधवी जी अक्सर जब भी मनोज जी आते तो वो जो कुछ भी उनसे हो पाता सब कुछ बना के ले आती, या जब जो कुछ भी उनसे हो पाता था वो हर चीज़ें, वो जो उन्हें पसंद थी सारी चीज़ें लेकर आती। अक्सर कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ पर कुछ ना कुछ लिखने के लिए बोलती, तो मनोज जी बड़े प्यार से सब कुछ लिखते और दोनों लोगों में एक हंसी मजाक की भी बातें होती। वो उन्हें चिढ़ाते कि तुम तो हमारी बिटिया हो, तो उस पर वो थोड़ा सा तिल मिला जाती थी। और इस तरह से वक्त बीत रहा था और अक्सर दोनों में लड़ाई होती कि जो है मैं बड़ा हूँ लेकिन जो है तुम मुझे कभी बोलने नहीं देती, जब भी कोई बात पड़ती है तो तुम इतना ज़्यादा बोलती हो कि मुझे हमेशा चुप करा देती हो जबकि मैं सही होता हूँ। तो इस पर माधवी जी कहती हैं कि हाँ मैं सही हूँ, इस वजह से मैं बोलती हूँ और आप अगर गलत हैं तो इस वजह से चुप हो जाते हैं। इसी बात पर दोनों में अक्सर बहस छिड़ जाती, छोटी छोटी बातें होती। फिर कुछ दिन बाद मनोज जी का आना जाना धीरे धीरे एकदम कम हो गया और इधर माधवी जी की भी शादी की बातें होने लगी। इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और पापा ने घर में शादी की बातें छेड़ दी और इनकी शादी की बातें हुई और इनकी शादी एक अच्छे जॉब पर थे, क्लास 1 अधिकारी इनके हस्बैंड थे जिनसे उनकी शादी तय हुई। और शादी का दिन था। अक्सर जो है पता नहीं क्यों माधवी का दिल कर रहा था कि एक बार मनोज जी आ जाएं, उनसे वो मिल लें, उनसे अपनी वो सारी बातें कह दें, इसके बाद जो कुछ भी होना होगा वो होगा और जैसे भी जो डिसीजन होगा दोनों लोगों के मिलने से होगा। उनका प्यार उनके दिल में कहीं ना कहीं दब के रह रहा था। वो ये बातें न अपनी सिस्टर से शेयर कर पा रही थी, न अपने पापा से शेयर कर पा रही थी, किसी से नहीं कह पा रही थी। वो चाह रही थी एक बार वो मनोज जी से बात कर ले, इसके बाद फिर वो अपने घर वालों से बातें करें। शादी का दिन भी आता है। मनोज जी शादी में किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, ऑफिस में उनके काम होता है, इस वजह से वो नहीं आ पाते हैं। शायद किसी वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती है तो इस वजह से वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर माधवी शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं वहाँ पर। और इधर मनोज जी की भी शादी एक अच्छी सुशील लड़की से हो जाती है। दोनों लोग अपनी गृहस्थी में रम जाते हैं और इधर माधवी जी का दिल जब कभी वो अकेली होती या जब कभी किसी चीज़ से उन्हें ठेस पहुंचती या किसी कविता या कुछ ऐसा वो देखती तो वो उन्हें मनोज जी की याद यूं ही आ जाती। अक्सर जब वो अकेली रहती तो उन्हें मनोज जी की याद एक अजीब सा एहसास देते हुए चली जाती थी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी, उनके पति उनसे बहुत प्यार करते थे, वो भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उनके 2 बेटे थे, 2 बेटे हुए। वक्त आगे यूं ही बढ़ रहा था। एक सुखी फैमिली उनकी थी, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिल में एक आस थी होती थी कि काश मनोज जी उनसे मिल जाते। दोनों एक ही शहर में रहने के बावजूद भी दोनों कभी नहीं मिले और
उनके दिल में बातें दबी रहीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने पति से भी नहीं शेयर की। इधर मनोज जी की भी फैमिली बहुत अच्छी रही, उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से पूरे परिवार का क्या ख्याल रखती थी। उनके दिल में तो कभी माधवी के लिए कुछ ऐसा था नहीं, और तो इस वजह से उन्हें कभी माधवी की याद भी नहीं आई। और इसी बीच जब दोनों अच्छा खासा टाइम बीत गया और इसी बीच मनोज को किसी काम से लखनऊ के उस एरिया में जाने का वक्त मिला। उन्हें उस टाइम वहां जाने का वक्त मिला जहां पर माधवी रहती थी। इधर माधवी जब अपने घर, ये सारी चीजें माधवी के दिमाग में चल रही होती हैं कि माधवी अपने घर पहुंचती हैं और घर पहुंचकर वो दरवाजा खोलती हैं। पति पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इस पर वो कहती है कुछ नहीं, अब तो जो है सब ठीक है और डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाते रहिए, सब सही हो जाएगा। और इसी तरह वक्त बीत रहा था कि एक दिन मनोज जी को किसी काम के जरिए उन्हीं के कॉलोनी में, माधवी जी के कॉलोनी में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो वहां पर गए और वहां पर उन्हें किसी का इंटरव्यू लेना था, किसी से मिलना था, तो इस वजह से वो वहां पे गए। और वहां पर जाने के बाद उन्होंने अपने जो उनके रिश्तेदार थे, माधवी के पापा जो कि खत्म हो चुके थे, और उनके भाई का नंबर उनके पास था, तो ऐसे ही बातों बातों में पता चला कि उसी कॉलोनी में माधवी भी रहती हैं। तो जब उनको ये पता चला कि माधवी उसी कॉलोनी में रहती है, तो उन्होंने सोचा कि ना चलिए एक बार माधवी से मिल लेते हैं, इतने साल मैं उनके घर रहा हूँ, तो चलो ना एक बार उससे मिल लेते हैं। उन्होंने जैसे ही बेल बजाई और माधवी के पति ने दरवाजा खोला, और जब उन्होंने बताया कि मैं माधवी के घर रहता था, उनके गांव का मैं चाचा लगता हूं और वो हमारे गांव की बेटी है, मैं उनसे मिलने आया हूं, बहुत सालों बाद आज मैं इसी कॉलोनी में आया था, इस वजह से मैं आज मुझे पता चला माधवी भी यहीं रहती है, तो मैं इस वजह से यहाँ पर मिलने आया हूँ। तो उनके पति बहुत खुश होते हैं और उन्हें अंदर बुलाते हैं, चाय नाश्ता होता है। माधवी आती है, उन्हें जैसा लगता है कि वाकई ऊपर वाला उनके दिल की पुकार सुन रहा था। वो जिस इंसान की इतने अच्छे से, जिस इंसान से मिलना चाह रही थी, जिस इंसान के लिए वो इतने सालों से उसके फीलिंग को दबाए हुए बैठी थी, शायद ऊपर वाले को भी पता है कि अब उनके पास टाइम नहीं है और ये उनकी अंतिम ख्वाहिश है कि एक बार वो मनोज जी से मिल लें। आज उन्हें यूं लग रहा था कि जैसे धरती और अंबर का मिलन हो। जैसे उन्होंने जैसे ही मनोज जी को देखा, उनकी आंखें भर आई, यूं लग रहा था जैसे बरसों की मांगी हुई मुराद आज पूरी हुई हो। मनोज जी शांत कराते, क्या हुआ, तुम रो रही हो? तो उस पर वो कहती हैं कि इतने दिन बाद हमारी याद आई, तुम्हें कभी याद भी नहीं आई कि हाँ एक बार मुझसे मिल लो, शादी में भी तुम नहीं आ पाए थे। तो इस पर मनोज जी कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं उस टाइम आना चाहता था, फिर ऑफिस में कुछ ऐसी जरूरी चीजें थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया था। बहुत सारी बातें होती हैं। उनके पति कुछ देर के लिए रूम से बाहर चले जाते हैं कि गांव की लड़की है, तो वो लोग बातें कर रहे थे, तो गांव की भी बहुत ढेर सारी बातें हुई, गांव में कैसे क्या चल रहा है, सारी बातें मनोज जी ने माधवी को बताया। और माधवी जी को जैसे लग रहा था बरसों बाद मिले हो, तो वो बोले जा रही थी। तो इस पर मनोज जी कहते हैं कि तुम्हारी अभी भी वही आदत है, तुम बोलना शुरू करती हो तो फिर बोलती जाती हो। तो इस पर माधवी जी कहती हैं, हाँ मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन मुझे जो बोलना था मैं वो कभी नहीं बोल पाई। तो मनोज जी कहते हैं कि मतलब क्या तुम्हें बोलना था जो नहीं बोल पाई? तो इस पर वो नहीं बोलती हैं कुछ, और इस तरह चाय नाश्ता होता है।
वो मनोज जी की जो कविताएं उन्होंने माधवी जी के घर पर थे, तो उस टाइम पे जो कविताएं उन्होंने लिखी थी, सारी कविताएं उनके पास सुरक्षित होती हैं। वो सारी बातें बताती हैं, आकर उन्हें बताती हैं कि मैंने तुम्हारी कविताएं अभी तक संभाल के रखी है, और मैं जो है तुम्हारी हर चीज मैंने संभाल के रखी है। तो इस पर मनोज जी को थोड़ा सा होता है क्या है, तो वो कहते हैं कि हमारे गांव की बेटियां हैं ही इतनी समझदार, देखो सारी चीजें संभाल के रखती हैं, आखिर तुम बेटी जैसी थी तो इस वजह से सारी चीजें संभाल के रखी हो। तो इस पर माधवी जी कहते हैं बस करो, हर बार बेटी हो बिटिया हो, सारे रिश्तों का लिहाज तुम्हें होता है, लेकिन किसी के दिल में क्या बातें हैं तुम्हें ये चीजें नहीं समझ में आती हैं। तुम होगे बहुत बड़े कवि, तुम लोगों के मन के भावों को समझते होगे, लेकिन तुम एक लड़के के दिल में क्या चलता है तुम उसे कभी नहीं समझ पाए। तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि जो लड़की तुम्हारे कविताओं को इतना संभाल के रख सकती है, जो लड़की तुमसे किसी भी सब्जेक्ट पर कितनी देर तक बिना झिझक के बात कर सकती है, वो लड़की, उस लड़की के अंदर क्या है, उसके दिल में क्या है। मनोज जी एकदम शांत होकर उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इस पर वो बोलती है कि आज तुम मुझसे मिलने आए हो, इतने दिनों तक मेरी खबर नहीं ली। आज जानते हो अभी मैं जस्ट थोड़ी दिन पहले डॉक्टर से मिलके आई, तो डॉक्टर ने बताया मेरे पास अब वक्त नहीं है। मैंने इतना सारा टाइम तुम्हारे साथ बिताया, हर तरह की बातें हुई, हमारी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कभी नहीं कह पाई कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं तुम्हारी हर बात का सम्मान करती थी, पर तुम हमेशा मुझे बेटी कहते थे। इस वजह से एक बंधन था हमारे बीच में जो हमें कभी भी एक दूसरे से इकरार नहीं करने दिया। आज मैं मरने वाली हूँ और मैं अपने दिल में कोई बोझ लेकर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार था मेरे दिल में तुम्हारे लिए, और वो प्यार आज भी जिंदा है। लेकिन मैंने उस प्यार को एक इज्जत के नजरिए से देखा है। मेरा प्यार हमेशा जो है पवित्र रहा है। इस पर मनोज जी स्तब्ध होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे कि जो लड़की, उनके दिमाग में भी चल रहा था कि अक्सर जब भी प्रेम की कोई बातें होती वो उस टॉपिक को हटा देते थे, क्योंकि वो रिश्ते में उनकी बेटी थी और बेटी के सामने इस तरह की बातें वो नहीं कर सकते थे। तो उन्हें ये चीजें फील होती थी, लेकिन वो एक बंधन की वजह से उन्हें उस चीज को कभी नहीं देखा और उसे इग्नोर किया। वो सारी बातें बोले जा रही थी। तभी मनोज जी ने उनके ओंठ पे उंगली रखा और कहा चुप, एकदम से चुप। तुम बहुत बोलती हो, तुम इतना ज्यादा बोलती हो, पहले भी तुम मुझे नहीं बोलने देती थी, अब भी नहीं बोलने देती हो, और इतना सब कुछ तुम बोले जा रही हो, कोई सुनेगा तो तुम्हारे बारे में उसकी राय बदल जाएगी। और वो इतना ही उसे समझा रहे थे कि तभी उनका बेटा आता है, वो पैर छूता है, माधवी जी बड़े प्यार से उनके मिलाती हैं कि ये हमारा बेटा है जो इस समय सुप्रिटेंडेंट है। माधवी जी और जो है मनोज जी और उनका बेटा सब लोग मिलते हैं, और मनोज जी को ये फील होता है कि आज भी कहीं ना कहीं एक सूफियाना इश्क जिंदा है। जिस प्यार को उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं फील किया, वो कोई उनसे इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है। शायद इसी को एक सूफियाना इश्क कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, सूफियाना इश्क। पता है जिंदगी में प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, पर प्यार में पवित्रता हो ये बहुत जरूरी है। और आजकल क्या है ना कि प्यार को लोग पवित्र नहीं रहने दे रहे हैं, उसका मजाक बना के रख दिया है। उस जमाने में प्यार होता था जिसे लोग सूफियाना इश्क कहते थे, सूफियाना इश्क, जिसका मतलब ही होता है कि न जिसमें पाने की चाहत हो, रूह से किया हुआ इश्क, जिसमें कोई लालच नहीं और
आजकल इंसान को पहली नज़र में प्यार होता है, दूसरी नज़र में बातें होती, तीसरी नज़र में ब्रेकअप होता है। तो पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी। वहाँ पर प्यार होता था, वो प्यार काफ़ी दिनों तक चलता था, और अगर किसी को किसी का प्यार नहीं मिला तो वो प्यार दिल के कहीं कोने में रहता था जिंदगी भर के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी सूफियाना इश्क यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और खूब ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। हमारा वॉच टाइम बढ़ाइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारे जितने सर हैं आप उन सबको सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा उनकी बातें सुनिए और लाइफ में उतारिए, वो आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से सैटरडे में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, आप सबको 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सेफली 26 जनवरी जरूर मनाइएगा, और हमारे देश के लिए हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हमेशा अग्रसर रहिएगा। जो भी हमारे देश के लिए अच्छा है वो कार्य जरूर करिएगा। और ये गणतंत्र दिवस हमें न जाने कितने वीरों के बलिदान के ऊपर मिला हुआ है, और ये यहाँ पर एक सार्थक प्रयास कर रहा है हमारा दिव्यांगम चैनल। हमारा दिव्यांगम चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है एक नया कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है प्यारा है गणतंत्र हमारा, जहाँ पर कुछ कवि हमारे वीरों के बलिदान की गाथाएं सुनाएंगे, और हमारी अम्रपाली जी अपने गायन के द्वारा हमें उन वीरों की याद दिलाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर मनाइएगा ये गणतंत्र दिवस हमारे दिव्यांगम के साथ। जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोगों का पूरा प्रयास होता है कि हम अपने देश के लिए, जो भी हमारे देश के लिए अच्छा हो, हम वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आएं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस कार्यक्रम को देखिएगा, इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिएगा, और अपने कमेंट दीजिएगा। हम लोग आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।